हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो लाइफ प्रोसेस की हमारी पार्ट 2 वीडियो रहेगी। इसमें हम जो हमारे 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे और जो सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो इसमें उठाए हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको गिवन है, उसमें देखिए आपसे क्या पूछा गया है। ये 2019 में भी 23 में भी आया हुआ है। आपने क्या डिफाइन करना है, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कि भाई यूरिन कैसे बनता है आपकी बॉडी के अंदर, आपने उसकी प्रोसेस को डिफाइन करना है। ये फिर से रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं। देखिए आपको क्या गिवन है। जैसे हमें पता होता है अभी यूरिन किस में बनता है, यूरिन की जो हमारी प्रोसेस है, कहाँ से बन रहा है, कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ से एक्सक्रीट कर रहा है, उसका पूरा एक हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम नाम से हमारा एक जो एक्सक्रीशन सिस्टम होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारा जो यूरिन बनने का बेसिक पर्पज क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालना होता है। जो यूरिन हम पास आउट करते हैं, यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करता है, वो हमारा बॉडी में जो खाना हमारा एब्जॉर्ब हो गया, वाटर हमारा एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बचता है वो हमारा यूरिन होता है। तो बेसिक पर्पस क्या होता है यूरिन फॉर्मेशन का, इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। जैसे हमारे ब्लड में हमने पढ़ा था कि जो हमारा फूड होता है वो एब्जॉर्ब होने के बाद लास्ट में ब्लड में वो जो होते हैं उसमें से एनर्जी वगैरह है या फिर जो लिक्विड पार्ट है वो ब्लड में ऐड हो जाता है, ठीक है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ब्लड में से जो वेस्ट पार्ट है वो हमारा यूरिन होता है। ब्लड में ब्लड फिर क्या करता है, एनर्जी वगैरह को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन उसके साथ वेस्ट पार्ट भी है। तो वेस्ट पार्ट हमारा जो बचता है उसे हम यूरिन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो किडनी होती है हमारी रिमूव करती है जो ब्लड में से वेस्ट पार्ट है, उसमें क्या-क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, जिसमें नाइट्रोजन हमारा मेन फंक्शन होता है, पार्ट होता है, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। तो जो हमारी किडनी क्या करती है, वो रिमूव करती है नाइट्रोजन जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया एंड यूरिक एसिड का। जो नेफ्रॉन्स है वो हमारी क्या है, फंक्शनल यूनिट है किडनी की। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है, बहुत बार आता है कि नेफ्रॉन्स किसकी यूनिट होती हैं। तो नेफ्रॉन्स हमारी फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, दे फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव वाटर। वो क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं, उसमें से जो वाटर बचता है, मिनरल बचते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इन सबको क्या कर देते हैं, वो फिल्टर कर देते हैं। जो किडनी होती है, नेफ्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद उसमें से वाटर, मिनरल और ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड को वो क्या कर देते हैं, उधर से रिमूव कर देते हैं। फिर अब उसमें से देखिए उन्होंने तो रिमूव कर दिया, लेकिन हमारी बॉडी को तो ग्लूकोज भी चाहिए होता है, मिनरल भी चाहिए होते हैं, ठीक है, उसमें से वाटर भी हमें मतलब हमारे लिए फायदेमंद होता है, अमीनो एसिड भी। फिर जो क्या किया था, नेफ्रॉन्स ने उनको रिमूव कर दिया था, हम उनको रीएब्सॉर्ब करेंगे, किसको, मिनरल को, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को। तो हम क्या करते हैं, द सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड मिनरल आर रीएब्सॉर्ब। दोबारा से, अब जैसे कि इसने नेफ्रॉन तो ने तो कर दिया, लेकिन हम उनको क्या कर लेते हैं, फिर से रीएब्सॉर्ब। हमारी जो बॉडी है वो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके रखने की कोशिश करती है और कम से कम वो यूरिन निकालने की कोशिश करती है और कम से कम वेस्ट प्रोडक्ट। तो जितना हो सकता है, जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है, वो उसमें से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मिनरल, वाटर सबको रीएब्सॉर्ब कर लेती है। फिर क्या है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन यूरिन आल्सो कंट्रोल्ड। जैसे क्या होता है सारे के सारे वाटर को भी वो यूरिन में नहीं आने देती, वाटर को भी रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को वाटर की भी जरूरत होती है। तो जो किडनी है हमारी, वो कैसे एक्ट करती है, ऑर्गेन ऑफ ओस्मो रेगुलेशन। जो ओस्मियो रेगुलेशन होती है प्रोसेस, तो हमारी बॉडी की जो किडनी है वो उसके जैसे ही बिहेव करती है। तो ऐसे हो गया हमारा यूरिन, क्या मतलब, यूरिन किडनी से पास आउट हुआ, नेफ्रॉन्स ने उसमें से ब्लड को फिल्टर किया, उसमें से जो हमारे मिनरल्स थे, वाटर थे, ग्लूकोज थे, उनको फिल्टर कर दिया, लेकिन हमें तो उनकी भी जरूरत है, तो हम उनको क्या करेंगे, फिर से रीएब्सॉर्ब कर लेंगे। ये हमारा क्या होता है, यूरिन की फॉर्मेशन ऐसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement multicellular organism like human। जो ह्यूमन होते हैं
जो ह्यूमन बॉडी होते हैं वो डिफ्यूजन क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ और सिर्फ जैसे हम ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, ठीक है, हमारी जो बॉडी है काम करती है, उसके बाद ऑक्सीजन ब्लड में घुलता है, फिर वापस से निकलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन हो गया, अदर हो गया, एनिमल वगैरह, वो सिर्फ डिफ्यूजन क्यों नहीं कर सकते? तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल्स हो गया, उनका जो बॉडी साइज है तो बहुत ज्यादा लार्ज होता है और हमारा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स इसीलिए होता है, अलग अलग पार्ट को अलग अलग काम दिया हुआ है, ठीक है। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, उनमें जो ऑल सेल कैन नॉट बी डायरेक्टेड कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। जैसे हमारी बॉडी की बहुत सारी सेल, जैसे मान ले स्किन तो फिर भी सराउंडिंग जो हमारा वातावरण है उसके कॉन्टैक्ट में आती है, तो ये क्या करती है, पसीना बाहर डायरेक्ट छोड़ देती है। तो ये भी हमारा जैसे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस हो गया। तो लेकिन अंदर की जो सेल है, बॉडी के अंदर की जो सेल होती हैं, वो तो सराउंडिंग के सॉरी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं होती। तो इसीलिए वो सिंपल डिफ्यूजन से उनका काम नहीं चलता। उनको क्या करता है, रेस्पिरेशन भी करना होता है, एक्सक्रीशन भी करना होता है, तो उनके लिए उनको किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। तो हमारा सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं चल सकता, ठीक है। तो आप ये कर लेना। हम देखिए, हाउ आर द एल्वोली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पिछली वीडियो में भी हमने किया था, जो हमारी बॉडी में एल्वोली होती है, हमारे जो लंग्स के पास होती हैं, वो क्या करती हैं, हमारे जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को हम एब्जॉर्ब कर सकें और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ सकें। तो देखिए, आपने इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, जो एल्वली होती है हमारी, वो बलून शेप स्ट्रक्चर होती हैं, जो हमारे ब्रोंकियल्स के लास्ट के एंड पे जुड़ी होती हैं। जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं हमारे, उनके लास्ट के एंड पे ऐसे बलून टाइप की हमारी स्ट्रक्चर जुड़ी होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्वोली। वो क्या करती हैं, जो रिच वो दे आर रिचली रिचली सप्लाई द ब्लड कैपिलरी। वो क्या करती हैं, जो रिच ब्लड होता है उसको ब्लड कैपिलरी तक सप्लाई करती हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्वोली द सरफेस एरिया ऑफ ईच लंग इज नियरली, जो सरफेस एरिया है एल्वोली की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि देखिए ज्यादा वहां पे बलून टाइप स्ट्रक्चर है तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, वहां से मतलब जो गैसेस वगैरह हैं उनको पास आउट करने में, एक्सचेंज करने में टाइम लगेगा, सरफेस एरिया क्योंकि वहां पे ज्यादा है। तो एल्वोली की वजह से हर एक लंग का, जो हमारे दो ही लंग है, उनका जो सरफेस एरिया वो 80 मीटर स्क्वायर के आसपास हो जाता है, ठीक है। तो लार्ज सरफेस एरिया एंड रिच सप्लाई ऑफ ब्लड मैक्सिमाइज, वो क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट देयर सरफेस। मतलब लार्ज सरफेस होगा तो उसकी वजह से ज्यादा एक्सचेंज कर सकेंगे गैसेस का, जो उधर एल्वोली की सरफेस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं, जैसे मान लीजिए उसमें हम आ गए, एनिमल आ गए, ह्यूमन बीइंग आ गए, तो वो जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जैसे आप फूड लेते हो, वाटर लेते हो, ठीक है, तो वो किस लिए ज़रूरी होती हैं? तो वो किस लिए ज़रूरी होती हैं? हम जो फूड लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, वो किस लिए? हम हमारी लाइफ की प्रोसेस की क्या कर सकें? मेंटेनेंस कर सकें, रेस्पिरेशन कर सकें, एनर्जी की ज़रूरत है, साथ ही साथ ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है। हम प्रोटीन एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड को क्या कर सकें? सिंथेसाइज कर सकें। साथ ही साथ जो हमारी सेल है, टिश्यू है, उनकी फॉर्मेशन भी कर सकें और उनकी रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। देखिए, जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है हमारा, जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है वो किस में होता है, प्लांट्स करते हैं। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो कौन होते हैं, ऑटोट्रोफिक। और जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल्स हो गया, जो दूसरे से भोजन लेते हैं। अपने से भोजन बनाना मतलब अपनी ही बॉडी में धूप में खड़े हो गए, जैसे अपनी ही बॉडी में भोजन बन रहा है पेड़ पौधों का। और हेटेरोट्रोफिक का मतलब क्या, जैसे आपको प्लांट बेस्ड आप फूड लेते हो, एनिमल बेस्ड फूड लेते हो। द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो प्लांट्स वगैरह हो गए, और जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं वो हेटेरोट्रोफिक हो गया। फिर क्या है,
जो ऑटोट्रॉफिक है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस से पौधे क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो वो किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की में। लेकिन आपको तो कोई क्लोरोफिल की जरूरत नहीं होती, एनिमल को, ह्यूमन बीइंग को। ऑल ग्रीन प्लांट सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ एक बैक्टीरिया भी हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर सकते हैं, प्लांट तो करते ही हैं, लेकिन ऑल एनिमल, फंगस, प्रोटिस्ट एडोप्ट दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो प्रोटिस्टा होता है कि किंगडम वगैरह में आते हैं, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, और ह्यूमन बीइंग, ये सारे क्या करते हैं, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स के अंदर, वो जो रॉ मटेरियल होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल कहाँ से मिलते हैं, तो जो वाटर एंड मिनरल तो वो सॉइल से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं, और सन से क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। जो हमारा स्टमक होता है उसमें एसिड का क्या रोल है। जो स्टमक है आपका, वहां पे एसिड होता है, एसिडिटी बढ़ती है आप जब वो इनो वगैरह लेते हैं, तो उसका काम क्या होता है। देखिए, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक द्वारा रिलीज किया जाता है, उसमें HCl होता है। जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है वो खाना पचाने के लिए काम आता है, तो उसमें HCl होता है जिसका पीएच 2 के आसपास है, ठीक है। 2.0 तो बोल नहीं सकते, 2 के आसपास होता है, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। हमने पढ़ा ना, इधर की साइड जाते हैं तो ज्यादा एसिडिटी बढ़ती है 7 से। तो क्या करता है वो, एसिड है, HCl है तो एसिड होगा उसका पीएच, वो क्या करेगा, एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। जैसे जो हमारा पेट में जो हमारा पेप्सिन एंजाइम होता है, वो एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकता है। तो हमारे पीएच, हमारे पेट के, स्टमक के पीएच को एसिडिक करना पड़ेगा, वहां पे एसिडिक मीडियम बनाना पड़ेगा। तो वो कौन करता है, वो करता है हमारा HCl, क्योंकि पेप्सिन जो एंजाइम है उसकी शर्त है कि मैं एसिडिक मीडियम में ही काम करता हूँ। साथ में जो हमारा HCl है वो क्या करता है, माइक्रोब जो होते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं, उनको मार देता है अगर प्रेजेंट है तो फूड में। जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया ऐसा आ गया जो हमें आगे जाके मतलब बीमार कर सकता है, तो उसको वो फूड में मार देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, सॉफ्टन भी करते हैं फूड को, जैसे गला देते हैं फूड को, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा ताकि फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प हो सके। तो जो एसिड है वो क्या क्या काम करता है, एक तो पेप्सिन एंजाइम के लिए क्या करता है, एसिडिक मीडियम, और माइक्रोब्स को किल करता है जो हानिकारक है, और फूड को सॉफ्टन करता है, सॉफ्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है सेट बी और से, और दोबारा रिपीट हो सकता है। जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, देखिए, जैसे ऑक्सीजन हैज हाई एफिशिएंसी होती है फॉर हेमोग्लोबिन। जैसे हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के लिए ऑक्सीजन के पास ज्यादा ताकत होती है, आप ऐसे बोल सकते हो इसको। तो ये ह्यूमन हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। जैसे जो हायर क्लासेस में आप मान लीजिए +1 2 शायद, मतलब BSc MSc में ये पढ़ा जाता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के साथ कैसे कनेक्ट होती है, क्या क्या बॉन्डिंग होती है, वो उनमें पढ़ते हैं। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कनेक्ट होते हैं तो वहां पे जो कंपाउंड बनता है उसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं। उसमें 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जाती है, ठीक है। आपकी जो बॉडी में जो खून जा रहा है, जो आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, वो 97% किस फॉर्म में जा रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जा रहा है। और साथ में क्या होता है, जो ब्लड प्लाज्मा होती है उसमें भी ऑक्सीजन डिजोल्व होता है 3% के करीब। 90, मान लीजिए आपने कोई भी चीज 100% ही लेते हैं, तो 97% तो क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करा के कैसा ब्लड बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। बाकी जो 3% होती है वो प्लाज्मा के साथ कनेक्ट हो जाती है, और वो प्लाज्मा के साथ जुड़ के फिर पूरी बॉडी में फैलती है। आपने ट्रांसपोर्ट ही बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पूरी बॉडी में कैसे मूव करते हैं। फिर आपने क्या बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारी बॉडी में मूव करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में करती है, फर्स्ट करती है बायोकार्बोनेट के रूप में। बायोकार्बोनेट में क्या होता है, 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग इन द फॉर्म ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। 70% CO2 कहाँ मिलती है, हमारी ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स के लिए,
किसकी फॉर्म में? सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। फिर क्या होता है दूसरा, हमारी कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन के रूप में, जैसे 23% किस में होती है? हमारी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है, जिसको जिसको हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं ना, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। फिर हमारी और बाकी बची हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके साथ? वो कार्बोनिक एसिड के जैसे बिहेव करती है, ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है, H2O प्लस CO2 H2CO3 बना लेता है। जो 70% थी वो तो किस फॉर्म में रहती है? सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट में, और लंग्स की तरफ मूव करती है। बाकी हमारी जो हीमोग्लोबिन के साथ 23% अटैच हो जाती है और डीऑक्सीजनेटेड के जैसे बिहेव करती है, जिसको हम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और 7% किसके जैसे बिहेव करती है? कार्बोनिक एसिड के जैसे, वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। फिर उसके बाद देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, उनका क्या फंक्शन है? जो हम फूड ईट करते हैं उसमें क्या होता है? अब जैसे आपने खाना खाया, ऐसे मतलब रोटी को चबा के अंदर जब आपने लिया, कुछ भी फूड आपने इनटेक किया, उसमें क्या क्या होता है हमारा? उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है जो घी वगैरह आपने भी लिया होगा, प्रोटीन है, वो हम डायरेक्ट हमारी बॉडी उसको एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ये नहीं है कि आपने जो रोटी ली होगी, बर्गर खाया होगा, वो कहीं पे जाके हाथ पे लग गया होगा, पैर पे लग गया होगा। पहले उसको सिंप्लीफाई तोड़ा जाता है, छोटे छोटे कंपाउंड के अंदर, छोटे छोटे उसको कॉम्प्लेक्स के अंदर तोड़ा जाता है एब्जॉर्ब फॉर्म में। ऐसे हमारा ब्लड उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता कि बर्गर को के टुकड़े को ऐसे कैसे उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो क्या करना पड़ता है? हमारी बॉडी के जो अंदर क्या होते हैं, अलग अलग एंजाइम होते हैं, वो उनको क्या करते हैं? सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब हो सके, जो एब्जॉर्बल फॉर्म में क्या कर सकते हैं? उसको पहले तोड़ते हैं। तो अलग अलग एंजाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में भी 2 मार्क्स में इसमें पूछ सकते हैं अलग अलग देख के। तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ा जाता है, कौन करता है? वो प्रोटोकेज करता है। कार्बोहाइड्रेट को, हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट था उसको ग्लूकोज में तोड़ा जाता है, कौन करता है? एमाइलेज करता है। फैट को फैटी एसिड या फिर ग्लिसराइड्स में कौन कन्वर्ट करता है? हमारा लाइपेज करता है। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि लाइपेज जो एंजाइम है उसका काम बताइए, तो फैट को फैटी एसिड में, ऐसे ही एमाइलेज का पूछ लेंगे। फिर हमारी बॉडी में ये इन्होंने तोड़ दिया छोटे-छोटे कॉम्प्लेक्स में, फिर इसको फर्दर आगे मूव किया जैसे जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वहाँ से कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्लड एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, तो ऐसे आपका फूड डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपसे ये पूछा हुआ है कि what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtain oxygen for respiration? ये पूछा हुआ है, जो धरती पे रहने वाले, थल पे रहने वाले होते हैं ऑर्गेनिज्म, और जो जल में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें से जो बेटर ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, उनमें फायदा भूमि पे रहने वाले इंसान मतलब जानवर हो गया, उनको क्यों होता है एज कम्पेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म? जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, उनको सांस लेने के लिए इतनी अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास गिल्स होते हैं, वहां से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो किस पे डिपेंड है? वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के अंदर रहेंगे, तो जो वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो उस पे डिपेंड करते हैं। और आपको भी पता है कि जो सोल्युबिलिटी होती है ऑक्सीजन की इन वाटर इज वेरी वेरी लो। जो मछली वगैरह है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो तो कहाँ से ऑक्सीजन ले सकते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ वाटर से ले सकते हैं, और वाटर के अंदर ऑक्सीजन की जो सोल्युबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो देयर ब्रीदिंग रेस्पिरेशन इज वेरी हाई, तो उनको क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा ब्रीदिंग करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल जो हमें होती है। अब जैसे हम हैं जो धरती पे रहने वाले होते हैं, वो तो किस पे डिपेंड करते हैं? एयर पे ऑक्सीजन के लिए, और एयर में ऑक्सीजन की मात्रा आपको पता है 21% होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो हमें ब्रीदिंग करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है एज कम्पेयर टू किसके? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के। तो यही पूछा हुआ था, तो आपने यहाँ पे रीजन क्या देना है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो वाटर के अंदर
वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं तो उनको ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है उस पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी बहुत कम होती है एज़ कंपेयर टू एयर में। एयर में तो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है? ये सारे आप रीज़न उसके लिखेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए, व्हाट आर डिफरेंट वे इन व्हिच ग्लूकोज इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये आपका 2018 में भी पूछा गया, 2022 के भी चारों सेटों में गिवन है। देखिए, सबसे पहले आपको पता है जो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। तो 3 टाइप की आपकी फॉर्मेशन 3 टाइप की इसमें रिएक्शन होती है। जैसे ग्लूकोज को आपने पाइरुवेट में कन्वर्ट करना है प्लस एनर्जी में। किसकी 3 केस होते हैं, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये प्रोसेस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म होता है ना सेल के अंदर, वहां होती है। वहां क्या होता है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? पाइरुवेट में, प्लस में हमारी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो लिखा हुआ है डेफिनेशन वो सारी इसी में है। आप ऐसे भी बना के दिखा सकते हो, इसमें से भी आपको मतलब आपने ये सारी कन्वर्ट रिएक्शन आनी चाहिए। देखिए, ग्लूकोज को पाइरुवेट में कन्वर्ट करना है प्लस में एनर्जी। एक फर्स्ट केस लेंगे हम, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन नहीं है, तो जब ऑक्सीजन नहीं है और आपने ग्लूकोज को पाइरुवेट में प्लस एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो वो किस में चेंज हो जाता है? वो हमारा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? अगर आपने ग्लूकोज को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तोड़ा, किस में कन्वर्ट होगा? इथेनॉल में बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज होगी, प्लस में एनर्जी। और ये फॉर्मेशन किस में होती है? यीस्ट में। जो यीस्ट होता है ना, जैसे जो यीस्ट वगैरह का यूज किया जाता है फर्मेंटेशन वगैरह प्रोसेस में। फिर अब तो बिल्कुल एब्सेंस था, मतलब प्रेजेंस बिल्कुल जीरो है। अब है लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे हम मसल सेल वगैरह में, जैसे आपने देखा होगा, जैसे जिम वगैरह करते हैं या फिर जो रेस वगैरह करते हैं बच्चे, तो वहां पे क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा तेज तेज सांस लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे जैसे आपको जैसे कोई भी जिम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको एनर्जी की जरूरत ज्यादा होती है। तो आपने देखा होगा आप बहुत तेज तेज ब्रीदिंग करने लगते हो, क्योंकि आपके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी है मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन है। तो आपका ग्लूकोज है वो किस में टूटेगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और उसके बाद आपने देखा भी होगा कि फिर बाद में क्या होता है, पेन होता है पैरों में, हाथों में। तो क्या किया जाता है वहां पे, जो आपका जो ब्लड था, जो वहाँ पे जो ब्लड था वो जो आपकी ग्लूकोज़ थी वो किसमें कन्वर्ट होगी? लैक्टिक एसिड में। और वहाँ पे आपको बॉडी में पेन होता है, मसल पेन होता है, तो फिर उसको क्या किया जाता है, उसको मतलब मसल के उसको वार्म अप करना पड़ता है वहाँ से, ताकि वो जो आपका लैक्टिक एसिड जमा हो गया बॉडी में वो न्यूट्रलाइज़ हो सके। फिर थर्ड जो केस है हमारा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्स्ट था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड है लैक ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, वो प्रोसेस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये प्रोसेस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऐसे ही इस रिएक्शन में से तीनों रिएक्शन देके आपसे पूछ सकते हैं, तीनों केस देके अलग अलग से भी पूछ सकते हैं। तो इन्हीं सारे को हमने नीचे क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, वो आप कर लेना एक बार। ठीक है, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे ब्लड है ऑक्सीजन को लेके आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के आ रहा है, हार्ट करता है ट्रांसपोर्ट का काम, आर्टरी, वेन, कैपिलरी, लिम्फ है, लिम्फेटिक है। इन सब के बारे में अलग अलग से लिखना है और ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में आ सकता है। जैसे कंपोनेंट क्या क्या है हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, हार्ट है, ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन, कैपिलरी, लिम्फ एंड लिम्फेटिक डक्ट्स, ये सारे होते हैं। फिर देखिए हार्ट क्या करता है, हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गेनिज्म, जो पंप करता है। ठीक है, अब प्रेशर ही नहीं जनरेट होगा तो जो ब्लड वगैरह है वो आगे मूव कैसे करेंगे? तो ये पंप करता है टू द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर ब्लड क्या करता है, ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड है ये, विच ट्रांसपोर्ट रीडिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट सब्सटेंस टू डिफरेंट पार्ट। ये डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक छोड़ के आता है। फिर ब्लड वेसल क्या करते हैं, जो आर्टरी है हमारी, आर्टरी क्या लेके जाएंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड वेन्स क्या करेंगी? कलेक्ट करेंगी
जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुल चुकी है, उसको वापस से बॉडी से लेके कौन आएगा? वेन। आर्टरी लेके जाएंगी गुड ब्लड को, लेकिन वेन लेके आएंगी हमारा बैड ब्लड को। ब्लड कैपिलरी सप्लाई एंड कलेक्ट ब्लड टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यू। जो लिम्फ्स एंड लिम्फेटिक डक्ट्स क्या करेंगे? लिम्फ इज अनदर ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस। जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है हमारा, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है एंड प्रोडक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो हमारा जैसे मसल है, मसल और जो हमारी जो वेन्स वगैरह है, हड्डी वगैरह है, उनके बीच में थोड़ा बहुत इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। तो वहाँ पे क्या भरा होता है? हमारा लिम्फ भरा होता है। वो इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है, मतलब अंदर से बॉडी को खोखली नहीं रहने देता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।